गुड इवनिंग। चलिए। तो हम थोड़ा सा जो पढ़ रहे थे उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम सोशियोलॉजी में देखो। एक्चुअल में आपको बताता हूँ, हम सोशियोलॉजी को स्टार्ट, आप में से किसी की पहली क्लास तो नहीं है ये? अगर किसी की पहली क्लास हो तो बता दीजिए। चलिए। एस के द्विवेदी की पहली क्लास है, आशा की पहली क्लास है, और कुछ लोगों की और है जैसे महिमा, अक्षत, इन सब की पहली क्लास है। आप सभी को बता दें, हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी की यूनिट वन जो है हमने स्टार्ट की है। ठीक है। सोशियोलॉजी की यूनिट वन जो है। अच्छा, ऐप में जो वीडियो है अभी चल नहीं रही है तो यूट्यूब से देख लो शालिनी, यूट्यूब पे चल जाएगी। यूट्यूब पे डली हुई है ना, तो यूट्यूब से देख सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी जो कि पेपर टू पार्ट बी है ना। अब ध्यान से समझना। हाँ, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। हम जो है चीजों को समझते हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं या सोशियोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक 3 क्लास हो चुकी हैं। हमने थोड़ा बेसिक समझा है। ये सोशियोलॉजी हमारे पेपर टू के पार्ट बी की यूनिट वन जो है हम इससे स्टार्ट करें हैं। ठीक है। हम इस यूनिट वन को जो है पढ़ने वाले हैं। यूनिट वन हमारी जो है होने वाली है, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। अब सोशियोलॉजी में मैंने सबसे पहले बेसिक बताने की कोशिश की थी कि भैया बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कैसे डेवलप हुआ और बेसिकली ये सब्जेक्ट आया कहाँ से। तो इसमें मैंने क्या बताया था, आप लोग मुझे थोड़े से फैक्ट बता दें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा याद हो जाए चीजें। तो जो पुराने वाले लोग हैं और नए वाले लोग हैं जो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सुनना अभी है ना, अभी स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, अभी केवल सुनना। सुनना कि भैया सबसे पहले हमने देखा सोशियोलॉजी नाम का शब्द आया। सोशियोलॉजी नाम का शब्द किसने दिया था? तो सोशियोलॉजी नाम का शब्द दिया था अगस्त कॉम्ट ने। अब ये शब्द जो आया तो हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हमको पता चला इसका हिंदी अर्थ है समाजशास्त्र। क्या है इसका हिंदी अर्थ? समाजशास्त्र है। ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये शब्द बना कैसे है। तो ये शब्द बना है दो शब्दों से मिलकर, जैसा कि हमको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। पहला है समाज और दूसरा है शास्त्र। समाज का मतलब होता है सोसाइटी और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, है ना। अब यही चीज जो है कैसे सोशियोलॉजी के रूप में देखी गई, मतलब इंग्लिश में इस वर्ड को तोड़ के बताओ बोले। हमने हिंदी में तो तोड़ में आ गया, बोले इंग्लिश में तोड़ के बताओ। तो मैंने बोला इंग्लिश में इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। पहला हो जाएगा सोशियस, दूसरा हो जाएगा लोगस। पहला हो जाएगा सोशियस, दूसरा हो जाएगा लोगस। पहला हो जाएगा सोशियस, दूसरा हो जाएगा लोगस। जो सोशियस है वो लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये जो शब्द है, इन दोनों शब्दों से मिलकर बनी है आपकी सोशियोलॉजी। बोले सर सोशियस का अर्थ क्या है? तो सोशियस का मतलब है सोसाइटी यानी कि समाज। सोशियस का मतलब क्या है? समाज। और लोगस का मतलब क्या है सर? तो लोगस का मतलब है अध्ययन करना। तो अगर हम बोले कि समाज का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है, सोसाइटी की स्टडी करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है, तो कोई गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। बोले सर ये किसने दिया था शब्द? सर अगस्त कॉम्ट ने दिया था। अब बात यहाँ पे एक फंसी थी कि ये अगस्त कॉम्ट हैं कौन जिन्होंने ये शब्द दिया था। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगस्त कॉम्ट एक समाज शास्त्री हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जो फ्रांस में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? फ्रांस में जन्मे थे। इन्होंने सबसे पहले दिमाग में सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम ये लोग जो हैं इन लोगों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इन लोगों का अध्ययन करते हैं। इस जो सोसाइटी है उसका अध्ययन करते हैं। इस सोसाइटी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ दिस सोसाइटी। तो उन्होंने स्टार्ट किया और फिर उन्होंने बोला कि यार इसको तो एक साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी चाहिए। तो अब उन लोगों ने मतलब अगस्त कॉम्ट ने ये सोचा कि इसकी साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। तो उन्होंने जब स्टडी करना चालू करी
जैसे ही उन्होंने स्टडी करना चालू करी तो उन्होंने बोला कि यार देखो, हम कोई भी पुस्तक लिखते हैं तो पुस्तक का नाम सबसे लास्ट में तो नहीं लिखते, सबसे पहले सोच लेते हैं कि यार इस पुस्तक को ये नाम देना चाहिए अपन को। तो ऐसे ही इन्होंने इस विषय को एक नाम देना चाहा जो वो लोग पढ़ना चाह रहे थे। हाँ, स्क्रीन कीर्ति अभी नहीं दिखा रहा हूं, अभी केवल जो है मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चला था, आप थोड़ा लेट हो गए होंगे इसलिए, है ना। ध्यान से सुनते जाइए। तो अगस्त कॉम्ट ने ये बोला कि हम समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक विषय बना लेते हैं और इस विषय का नाम क्या रखते हैं, सोशल फिजिक्स रखते हैं। क्या नाम रखते हैं, सामाजिक भौतिकी नाम रखते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी या फिर सोशल फिजिक्स रखा, वैसे ही एक आदमी आ गया, उठ के खड़ा हो गया, बोलता है अरे ये तो मैंने किया है, ये तो शब्द मैंने कॉपीराइट करवा लिया है, बोले ये तो मेरे कॉपीराइट में आता है तो इसको आप नहीं रख सकते। तो वो कौन व्यक्ति था, बेल्जियम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्वेटलेट। उसने बोला कि भैया ये शब्द तो मैंने जो है कॉपीराइट करवा लिया है, और हाँ डेली डल जाएगी। तो क्वेटलेट ने ये शब्द कॉपीराइट करवा लिया था, तो अब मजबूरन अगस्त कॉम्ट को अपना जो सोशियोलॉजी है उस नाम को चेंज करके नया का नाम रखना था, सॉरी सोशल फिजिक्स को चेंज करके नया नाम रखना था। और 1838 में, कब, 1838 में जो अगस्त कॉम्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सोशियोलॉजी नाम का नया शब्द देते हैं। अब इस पे विवाद हो गया, इस पे विवाद होगा बाद में। कब होगा विवाद, होगा बाद में। एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या नाम है, जॉन स्टुअर्ट मिल। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये सोशियोलॉजी जो शब्द यूज कर रहे हो ना, ये जलते थे एक्चुअल में, ऐसा मान लो कि भैया जलते होंगे, जलता है मजनू मुझसे, तो ऐसे ही जलते होंगे। तो उसमें क्या था, अगस्त कॉम्ट ने जो सोशियोलॉजी शब्द दिया था ना, उसकी जगह पर एक न्यू वर्ड को सजेस्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या आप में से किसी को याद है कौन सा वर्ड वो सजेस्ट करते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं इथोलॉजी। कौन सा सब वर्ड सब सजेस्ट करते हैं, इथोलॉजी वर्ड सजेस्ट करते हैं इस विषय के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए इथोलॉजी वर्ड को सजेस्ट करते हैं। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी शब्द बेकार है भैया, मेरा तो दिल उठ गया इससे, सोशियोलॉजी शब्द क्यों बेकार है। तो वो बोलते हैं एक शब्द तुमने लैटिन भाषा से ले लिया, एक शब्द ले लिया तुमने ग्रीक भाषा से, तुम दोनों शब्द ग्रीक भाषा से ले लो ना, क्या दिक्कत जा रही है। तो उन्होंने बोला कि भैया ये सोशियोलॉजी जो है ना, ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ना, या ये सोशियोलॉजी है ना, ये दो भाषाओं की अवैध संतान है। दो भाषाओं की अवैध संतान कौन बोलता है, जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता है। लेकिन फिर भी जॉन स्टुअर्ट मिल की बात नहीं मानी जाती है, और इस सब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया जाता है, इस सब्जेक्ट का नाम सोशियोलॉजी रख दिया जाता है। अब इस सब्जेक्ट में किस चीज की स्टडी करेंगे, तो बोले समाज की स्टडी करेंगे। समाज की स्टडी करेंगे, सोसाइटी की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, सोसाइटी की स्टडी करेंगे। बोले सोसाइटी की स्टडी कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सोसाइटी में जो जो चीजें पाई जा रही हैं, समाज का स्वरूप, समाज की संरचना, समाज के घटक, समाज की विशेषताएं, समाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सब की स्टडी हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग समाज शास्त्री के अनुसार अलग अलग योगदान बताए कि भैया इन लोगों ने ये योगदान देके पूरी तरीके से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को डेवलप करने में योगदान दिया। सबसे पहले मैंने बताया था कौन, सबसे पहले मैंने बताया था अगस्त कॉम्ट। अब ध्यान से, यहां से ध्यान से देखते चलना है ना। अगस्त कॉम्ट बताए थे सबसे पहले मैंने, यहां पे है अगस्त कॉम्ट। मैंने अगस्त कॉम्ट में बताया था कि ये जो हैं ये फ्रांस के निवासी थे, और इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, और एक पुस्तक थी पॉजिटिव पॉलिटी। ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। और ये जो हैं सबसे पहले समाज का अध्ययन करने के लिए सोशल फिजिक्स नाम का शब्द देते हैं, लेकिन फिर क्वेटलेट नाम के व्यक्ति ने बोला भैया मेरा कॉपीराइट है, तुम नहीं ले सकते। तो 1838 में क्या करते हैं, सोशियोलॉजी शब्द को डेराइव करते हैं ये अगस्त कॉम्ट। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि भैया
समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र कुछ नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये डेफिनेशन वो देते हैं, कौन देते हैं भैया? अगस्त कॉम्ट ये डेफिनेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये जो शब्द इन्होंने दिया है, इसी कारण और कई सारे योगदान देने के कारण अगस्त कॉम्ट को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। देन द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज अगस्त कॉम्ट। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अगस्त कॉम्ट कहे जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और लाइन बोली थी जो कि 2 मार्कर में पूछी जा सकती है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो जो क्वीन ऑफ साइंस, सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंस, किसने कहा है भैया? अगस्त कॉम्ट ने कहा है। और उसके अलावा अगस्त कॉम्ट एक बात और करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं साइंस की स्टडी करूं, क्या करूं? अगर मैं साइंस की स्टडी करूं तो वहां पे मुझे क्या पता चलेगा? वहां पे ये पता चलेगा कि साइंस में अलग अलग जो सब्जेक्ट डिवाइड हुए हैं उनको अगर फ्रीडम के आधार पर देखें या फिर परस्पर डिपेंडेंसी के आधार पर देखें तो 6 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं मेनली। सबसे ज्यादा स्वतंत्र और सबसे ज्यादा स्वतंत्र और सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर कौन सा सब्जेक्ट निकल के आएगा? तो वो गणित निकल कर आएगा। गणित पर कौन डिपेंडेंट है? खगोल डिपेंडेंट है। खगोल पे कौन डिपेंडेंट है? भौतिकी। और भौतिकी पे रसायन, और रसायन पे प्राणी शास्त्र, और प्राणी शास्त्र पर समाजशास्त्र। क्योंकि समाजशास्त्र सभी पे डिपेंडेंट है और समाजशास्त्र सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेती है, मतलब सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देती है। और एक रानी की खासियत क्या होती है? सभी चीजों पर ध्यान देना। इसीलिए जो है समाजशास्त्र क्या कहलाती है? विज्ञानों की रानी कहलाती है। ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा बोला है आपके अगस्त कॉम्ट ने। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो और भी योगदान देते हैं, जैसे चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम देते हैं वो। उसके अलावा विज्ञानों का संस्तरण देते हैं वो, है ना। समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं वो, और मानवता का धर्म सिद्धांत भी ये देते हैं। अब इन सिद्धांतों को हमको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। बेसिक हमारे सिलेबस में दे रखा है कि समाजशास्त्र की मूल अवधारणा। तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणा यहीं से निकल के आएगी और यही लोग बताएंगे, तो हम थोड़ी 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 इनको समझते गए। जब अगस्त कॉम्ट चले जाते हैं, या अगस्त कॉम्ट जो है सोशियोलॉजी से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दुर्खीम। ये भी फ्रांस के होते हैं और इनको सक्सेसर ऑफ दुर्खीम, सॉरी, सक्सेसर ऑफ अगस्त कॉम्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दुर्खीम को। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द सक्सेसर ऑफ दुर्खीम? दुर्खीम का उत्तराधिकारी कौन है? तो दुर्खीम के उत्तराधिकारी, सॉरी, मैं दुर्खीम बार बार नाम ले रहा हूं। अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कौन है? तो अगस्त कॉम्ट का सक्सेसर कौन है? तो कौन है? दुर्खीम है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये भी फ्रांस के, वो भी फ्रांस के, ये भी सोशियोलॉजिस्ट, वो भी सोशियोलॉजिस्ट, और उनकी ही चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की दुर्खीम ने। अब दुर्खीम को क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बोले सर क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि इन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र और स्वायत्त विज्ञान के रूप में, यानी कि एक एंड फ्री एंड क्या बोलते हैं स्वायत्त को इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा। तो फ्री एंड स्वायत्त जो है विज्ञान के रूप में विकसित किया था। इसी कारण इनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनको एक और नाम से जानते हैं, पहला अकादमिक समाजशास्त्री। तो हु इज द फर्स्ट एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट? दुर्खीम इज द फर्स्ट एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि हमको समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में क्या करना है? सोशियोलॉजी में हमको सोशल फैक्ट का स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है हमको? सोशल फैक्ट की स्टडी करनी है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना है। बोले सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? तो यहां पे हमको समझ में आया, सामाजिक तथ्य मतलब वो आपके व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार होते हैं। सामाजिक तत्व मतलब वो व्यवहार होते हैं जिनका आप वस्तुनिष्ठ तरीके से परीक्षण किया जाता है समाज के द्वारा और स्वीकार किए जाते हैं ये। इसके अलावा इन्होंने और भी योगदान दिए, जैसे कि श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया, आत्महत्या का सिद्धांत दिया, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया, और वैज्ञानिक नैतिकता का सिद्धांत दिया।
ये हमारे काम के नहीं है, बिकॉज ये हमारे पेपर में नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। इसके अलावा दुर्खीम समाजशास्त्र की परिभाषा देती है, वो बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। अच्छा, अगस्त कॉम्ट क्या बोलते हैं? अगस्त कॉम्ट बोलते हैं समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। किसका बोलते हैं? सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। एक साथ हम बहुत सारी परिभाषाएं लिखते चलेंगे तो उससे हमको याद होती चलेंगी। तो अगस्त कॉम्ट क्या बोलते हैं? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान एवं प्रगति का, सॉरी, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। वहीं दुर्खीम क्या बोलते हैं? दुर्खीम ये बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। थोड़ा सा ही अंतर है, वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का बोल रहे हैं, ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान बोल तो दोनों विज्ञान ही रहे हैं, सीधी सी बात है। अब दुर्खीम ने कुछ पुस्तक भी लिखी हैं, 3 पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पेपर में पूछी जाए तो आप बिल्कुल आंसर कर देना। पहली है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सेकंड है द सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी, एंड थर्ड है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, है ना, सामाजिक तथ्यों के नियम। तो ये आपकी दे रखी है। इसके अलावा एक फैक्ट मैंने बताया था कि सर्वप्रथम एक विषय के रूप में अगर समाजशास्त्र को पढ़ाया जाए या पढ़ाया गया तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, तो आपको याद रखना है येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इन 1876। फर्स्ट फर्स्ट टाइम यहीं पर क्या किया गया था, सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। फिर उसके बाद कुछ व्यक्ति और थे जो कि विदेशी थे, उनको हमको देखना था, जैसे कि हमने देखा था जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के समाजशास्त्र, इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित करवाते हैं। अब देखो, इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी, बात है, इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी, याद आया? अब इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी, तो क्या इंग्लैंड फ्रांस से फ्रांस से लिया हुआ शब्द सोशियोलॉजी लेना चाहेगा? वो तो सीधी सी बात है, जलन के मारे दूसरा शब्द देने की कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? तो इसीलिए इथोलॉजी शब्द का प्रतिपादन करते हैं या इथोलॉजी शब्द सजेस्ट करते हैं सोशियोलॉजी के स्थान पर, कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। अब समझ में आया क्यों करते हैं? नहीं, वॉइस इशू तो नहीं होना चाहिए, मैं वाईफाई से कनेक्ट हूं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। अब उसके बाद मैंने जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, अरे तू मत खोले भैया, तू सेटिंग है, इधर आ जाओ। अब जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में मैंने बताया था कि इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित करवाया 1849 में। और इन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा, और सोशियोलॉजी के स्थान पे उन्होंने ईथोलॉजी शब्द को देने की कही। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के व्यक्ति हैं, ये भी इंग्लैंड के थे और महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे। ये क्या बोलते हैं भैया? हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि आपको समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। क्या करना है? आपको समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। अगर आप समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हो तो यही समाजशास्त्र कहलाएगा, यही सोशियोलॉजी कहलाएगा। और इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। एक पुस्तक भी लिखी थी, सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, है ना। और ब्रिटेन में अगर समाज शास्त्र के विकास का योगदान देखें, ये समाज शास्त्र में सर्वाधिक योगदान देखें, समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र। तो ब्रिटेन में समाजशास्त्र के विकास का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को दिया जाता है। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं मैकाइबर, मैक्स वेबर, मैकाइबर बोल रहा हूँ, मैक्स वेबर। मैकाइबर एंड पेज हमने नहीं देखे ना, उनको और देख लेंगे। तो मैक्स वेबर आते हैं जो कि जर्मनी के होते हैं। जर्मनी के समाजशास्त्र में ये क्या करते हैं, एक सिद्धांत देते हैं या एक स्टडी करते हैं, वो बोलते हैं सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत देते हैं कि भैया समाज में
हो रही जितनी भी घटनाएं हैं उनके प्रति हमारी क्रिया क्या है, मतलब हम कैसी क्रिया करते हैं। तो जैसे उन्होंने सोशल प्रोसेस बताई, या सोशल एक्शन बोलेंगे इसको अपन, है ना। एक्शन लिख लो यहाँ पे। तो सोशल एक्शन उन्होंने बताया, जैसे तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं, भावनात्मक क्रियाएं और परंपरागत क्रियाएं, इस तरीके की क्रियाएं इन्होंने बताई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया, सत्ता एवं शक्ति का सिद्धांत दिया, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हो। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया, त्रिस्तरीय वाला। और उसके अलावा मार्क्स का भूत किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो मार्क्स का भूत कहा जाता है मैक्स वेबर को। और सामाजिक क्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स वेबर ने किया था। ये हमने देखे थे कुछ सोशियोलॉजिस्ट विदेशी। फिर उसके बाद हमने भारत में सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की, कि भैया भारत में सोशियोलॉजी कैसे आई। तो हमको तीन डेट याद रखनी है, 1914, 1919, 1924। मेरे साथ बोलेंगे, 1914, 1919, 1924, 1914, 1919, 1924। मेरे साथ बोलेंगे, 1914, 1919, 1924। सबसे पहले 1914 क्या हुआ, एक विषय के रूप में यहाँ पे लेकर आए और ग्रेजुएशन करवाना स्टार्ट किया बंबई यूनिवर्सिटी ने सोशियोलॉजी में। तो भारत में सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन किसने करवाया भैया, बंबई विश्वविद्यालय ने करवाया। अब 1914 चल गया, 1919 आएगा। हमने तीन डेट याद किए हैं, 1914, 1919 और 1924। 1914, 19, 24, 14, 19, 24, 14, 19, 24, 14, 19, 24 याद हुई। अब उसके बाद देखेंगे बंबई विश्वविद्यालय में ही एक व्यक्ति रहते हैं जो कि ब्रिटिश समाजशास्त्री रहते हैं, जिनका नाम रहता है प्रोफेसर पैट्रिक गेडिंग्स। ये जो प्रोफेसर पैट्रिक गेडिंग्स होते हैं, इनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जाती है प्रोफेसर पैट्रिक गेडिंग्स की अध्यक्षता में। ठीक है, तो समाजशास्त्र विभाग की स्थापना प्रोफेसर पैट्रिक गेडिंग्स की अध्यक्षता में की जाती है। फिर 1924 में, 1924 में एक व्यक्ति होते हैं जो कि प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स के ही शिष्य हैं। क्या है, प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग्स के ही स्टूडेंट हैं। ये जीएस घुरिये होते हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये होते हैं। और ये समाज शास्त्र के विभाग के अगले अध्यक्ष बनते हैं, है ना, अगले अध्यक्ष बनते हैं। और भारत में समाज शास्त्र का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक है आपके राधा कमल मुखर्जी और एक है जीएस घुरिये। लेकिन जीएस घुरिये थोड़ा सा पहले थे, इसलिए जीएस घुरिये को क्या बोल देंगे अपन, भैया जीएस घुरिये जो हैं भारत में समाजशास्त्र के जनक हैं। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में अगर समाजशास्त्र की स्टडी किसी ने करवाई है तो वो किसने करवाई है, क्रिश्चियन कॉलेज ने करवाई थी इंदौर में सबसे पहले। और एक और फैक्ट मैंने बताया था कि भैया भारत में भारतीय समाजशास्त्र की जननी किसे कहा जाएगा, मदर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इज इरावती कर्वे, जिन्होंने नातेदारी पे सबसे ज्यादा स्टडी की है। अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हैं तो एक दबाएं, नहीं क्लियर हैं तो दो दबाएं। पिछली सारी क्लासों का मैंने आपको जो है बता दिया है। जो पहली बार क्लास लेना है उनको भी समझ में आया, कौन कौन सी तीन डेट याद की हैं, लिख के बताओ यहाँ पे जल्दी से। कौन कौन सी तीन डेट, देखो रेगुलर रहोगे ना तो चीजें याद होती चलेंगी। 1914, 1924, 14, 19, 24। नहीं रखे, वो दोबारा करना पड़ेगा, कम थे। 1914, 19, 24 हो जाएंगे। 1914 हो जाएंगे, 19 हो जाएगा और 24 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद मैंने बोला था कि आज की क्लास में, टुडेज क्लास में हम क्या करेंगे, हम आज जो है कुछ भारतीय, जिनमें तीन इंपॉर्टेंट हमारे क्या है भैया, समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम स्टडी कर लेंगे। कर लें, अगर कर लें तो एक दबाएं, नहीं करें तो भी एक दबाएं। क्या है आपके पास, कीपैड बटन है मान के चलो, दो का बटन है ही नहीं उसमें। नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी रिवीजन बस कराया है। चलो,
अरे हाँ चलो। आ जाओ। अब हम देखते हैं भैया, अब हम देखते हैं जीएस घुरी के बारे में। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम याद रखना, अभी हम जो है समाज शास्त्र के बेसिक अवधारणा को पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र की मूल अवधारणा समझ रहे हैं कि समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र में कौन कौन व्यक्ति ने योगदान दिया। और आगे चल के और ज्यादा पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, बस यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। अब याद आते हैं हमको जी एस घुरिये नाम के व्यक्ति, जी एस घुरिये नाम के व्यक्ति आते हैं। बहुत शानदार व्यक्ति थे जी एस घुरिये, बहुत शानदार व्यक्ति थे। ये हमारे भारत में जो है, इनका पूरा नाम क्या होता है, तो आप पूरा नाम याद रखेंगे भैया, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका नाम था। गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम था। अच्छा, अगर बात करें गोविंद सदाशिव घुरिये की, तो ये 1893 में पैदा होते हैं। जन्म होता है इनका, जन्म होता है 1893 में, 12 दिसंबर, उन्हीं के महीने में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के महीने में पढ़ रहे हैं, 1893 को ये पैदा होते हैं, ठीक है। जब ये पैदा होते हैं तो इनको भी पता नहीं था कि भैया ये काय पे अध्ययन करेंगे, लेकिन ये जो है स्टडी करना चालू कर देते हैं मेनली काय पे, सोशियोलॉजी पे। अच्छा, ये क्या कहे जाते हैं, बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया, अध्ययन किया था। और फिर उसके बाद और क्या किया भैया, समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे, रहे। तो समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने बोला कि हम भारतीय समाज का आंतरिक अध्ययन करेंगे, इंडोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या देते हैं, भारतीय समाज के आंतरिक अध्ययन पर जोर देते हैं। बोले आंतरिक स्टडी करो, आप इंटरनल स्टडी करो, इंडोलॉजिकल स्टडी करो आप, इंडोलॉजिकल। तो हु फोकस्ड ऑन द इंडोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, या सोसाइटी इन इंडिया। तो कौन फोकस करते हैं, जी एस घुरिये फोकस करते हैं इंडोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भारत के हैं, तो भैया इनकी पुस्तकें तो अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली पुस्तक इनकी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी पहली पुस्तक है। दूसरी इनकी पुस्तक है इंडियन साधुस, इंडियन साधुस इनकी नेक्स्ट पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा इनकी सोशल टेंशन इन इंडिया, ये पुस्तक भी है, सोशल टेंशंस। भैया टेंशंस तो बहुत हैं, सोशल अकेले की लिख के चलेगा ये लोग, बताओ। बाकी की टेंशन कौन रखेगा, सिलेक्शन की टेंशन, घर वालों की टेंशन, नौकरी की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, दुनिया भर की टेंशन, बाबू ने उत्तर नहीं दिए उसकी टेंशन, तो कई सारी टेंशन। तो टेंशंस इन इंडिया, सोशल टेंशंस इन इंडिया इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये हमको याद करने वाली कुछ पुस्तकें हैं। क्या किया था भैया, ये हमारी याद करने वाली कुछ पुस्तकें हैं, ये हमारी याद करने वाली कुछ पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से जो है समाज शास्त्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी एस घुरिये। अब इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, क्या किया क्या नहीं किया, इसकी स्टडी हमको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप जो है जीएस घुरिये पर रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है।
हम आगे बढ़ेंगे राधा कमल मुखर्जी के साथ। राधा कमल मुखर्जी के साथ हम राधा कमल मुखर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे राधा कमल मुखर्जी कौन है। तो देखो, राधा कमल मुखर्जी भी एक बड़े समाजशास्त्री थे। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में रहे, पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे। और ये जो थे इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ पर किया था भैया? लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और यहीं पर सोशियोलॉजी विभाग जो बना होगा उसके अध्यक्ष भी रहे होंगे। उसके अलावा हम देखें राधा कमल मुखर्जी के बारे में, तो इन्होंने नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया था। तो भैया आप कुछ मत करो, आप समाज में नैतिक मूल्यों की स्थिति पर बल दो। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये पूछी नहीं जाएगी लेकिन लिख लेते हैं अपन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा इन्होंने और कौन सी पुस्तक लिखी थी? डेमोक्रेसीज ऑफ द कास्ट। कौन सी पुस्तक लिखी थी? डेमोक्रेसीज ऑफ द कास्ट। इतनी सारी पुस्तक लिख दी हम, एमपीपीएससी का मेंस नहीं लिख पा रहा है। द सॉन्ग्स ऑफ सेल्फ सुप्रीम, द सॉन्ग ऑफ सेल्फ, नहीं मैंने तो लिखे हैं भैया, मैंने निकाले भी हैं, है ना, सुप्रीम। ठीक है, और और उसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी चौथे नंबर की। वो पुस्तक थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज एंड डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज एंड डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। अगर इसके योगदान की बात करें, इनके योगदान की बात करें, कुछ योगदान दिए थे क्या? हाँ, थोड़े बहुत योगदान दिए थे। आपको नाम नाम बस बता देता हूं। जैसे इन्होंने सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया था, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत दिया था इन्होंने। उसके अलावा जो है भारत में वर्ग संघर्ष के स्थान पे समन्वित दृष्टिकोण की बात करी थी इन्होंने, समन्वित दृष्टिकोण पर चर्चा की थी। बोले वर्ग वर्ग संघर्ष को समाप्त करो, इसकी जगह पे समन्वित दृष्टिकोण लेकर आओ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति, इनकी चर्चा इन्होंने की थी। त्रयी, त्रयी इनको बोलते हैं, त्रयी चर्चा इन्होंने की थी, त्रयी सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, त्रयी सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था भैया। अब ये जो है हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। उसके अलावा एक और लास्ट है जो हमको करने हैं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे ये सोशियोलॉजिस्ट का। मतलब क्लास का एंड नहीं करेंगे, क्लास का एंड नहीं करेंगे, हम सोशियोलॉजिस्ट का एंड करेंगे, फिर हमारी मूल सिलेबस की ओर हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इरावती कर्वे को और देख लेते हैं। इरावती कर्वे कौन है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, भारतीय समाजशास्त्र की जननी इनको कहा जाता है। ये पुणे समाजशास्त्र, पुणे विश्वविद्यालय जो था ना,
वहां पे समाजशास्त्र की जननी कहा जाता है इनको। पुणे विश्वविद्यालय में ये समाजशास्त्र जो विभाग था उसकी हेड रही हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने किस पे सबसे ज्यादा स्टडी की है? तो नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी का व्यापक अध्ययन किया है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने और क्या पढ़ा है भैया? जाति व्यवस्था पे भी काफी पकड़ है इनकी, जाति व्यवस्था का अध्ययन इन्होंने किया है। और अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी हो जाएंगी? कौन कौन सी हो जाएंगी पुस्तक? पुस्तक हो जाएंगी भारत में नातेदारी व्यवस्था, भारत में नातेदारी व्यवस्था। और दूसरी पुस्तक इनकी हो जाएगी हिंदू समाज एक विवेचन। और उसके अलावा ग्राम समूह में समूह संबंध इनकी पुस्तक थी, ग्राम समूह में समूह संबंध। ये हमने बेसिक बेसिक देख लिया है। एक बार जल्दी से इनको देख लो। ये हमारे हमारे जीएस गुरिया और ये हो गए। इनको जल्दी से देख लो, मतलब रीड आउट कर लो। हो गया? ये वाला और देख लो। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ें। फर्स्ट वाली लास्ट में क्या है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़े। हाँ, इससे पहले कि समय खत्म हो उससे पहले आगे बढ़ा जाए, नहीं तो कंप्यूटर महोदय जो हैं वो सायरन बजा देंगे। चलिए अब हम सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से समझना सिलेबस को। अरे भैया सिलेबस
ओ भैया सिलेबस। क्योंकि हमारा सिलेबस याद होना चाहिए हमको हाथों पर, इसलिए हमको देखना है। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जाएंगे, अब देखो समाज शास्त्र की हम आधारभूत अवधारणा देख रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी हम देख रहे थे, जिनमें हमको ये जानना था कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसे बना, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कितना बड़ा है, क्या नहीं है, कितनों ने योगदान दिया था, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि सोशियोलॉजी जो है वो कला है या विज्ञान है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि भैया समाज शास्त्र कला है या विज्ञान है, इस पे विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं दूंगा भी, कि ये क्वेश्चन आपको जो है अपने 7 मार्कर में कंप्लीट करके लाना है। चलिए, अब आते हैं अपन समाज की भारतीय संकल्पना। चलो, ये शब्द हमको समझना है सबसे पहले, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स भी कोशिश करूंगा कि मैं यूज कर पाऊं। तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, समाज की भारतीय संकल्पना हमको समझनी होगी। ठीक है, अच्छा, समाज की भारतीय संकल्पना हमको समझने से पहले समझने होंगे 3 शब्द। कौन कौन से 3 शब्द समझने होंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको समझना होगा समाज। ठीक है, फिर दूसरा समझना होगा भारतीय, वो तो भारतीय तो हमको पता है, बोले सर ये मत समझाओ। तीसरा शब्द हमको जरूर समझना होगा संकल्पना। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं, अगर हमने ये 3 शब्द समझ लिए तो हमने भारतीय समाज की संकल्पना समझ ली और उसका मूल समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? तो चल, सबसे पहले मैं समाज शब्द को जो है खोल के बताता हूं आपको कि समाज शब्द आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो समाज शब्द सबसे पहले क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब यहां पे बीच में हेडिंग डाल लीजिए आप, समाज की भारतीय संकल्पना। ठीक है, अब ये हेडिंग डाल ली, अब उसके बाद हमको जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब चीजें हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, आप नोट्स बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स में हम वो लिखेंगे जो हम आगे पढ़ते जाएंगे ब्रीफली में, मतलब एक फॉर्मेट टाइप का, कि यहां से कैसे क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए, अब हमको सबसे पहले समझना होगा इसमें कि समाज क्या है। बोले सर समाज क्या है? देखो, कहा जाता है शुरू शुरू में कि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह माना जाता था। व्यक्तियों का, प्रारंभ में क्या माना जाता? प्रारंभ में समाज बराबर व्यक्तियों का समूह बोला जाता था। बोले ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या हुई, ये व्यवस्था आगे बढ़ती गई और आगे चलकर क्या बोला गया, कई सारे विद्वानों ने बोला भाई समाज जो है व्यक्तियों का समूह नहीं है, समाज बराबर सामाजिक संबंधों का जाल। ठीक है, और ये आप लोगों को अच्छे से पता है किसने बोला है। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों का जाल इसको कहा जाने लगा। बोले ठीक है ना, ठीक है भैया। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे भारत में ही भी यही हुआ, भारत में। तो भारत में हमने क्या बोला कि भारत में समाज बराबर क्या है, समाज बराबर समाज बराबर नैतिक, एक, ऐसे करके, एक नैतिक, सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक व्यवस्था है भैया। व्यवस्था है। इन इंडिया सोसाइटी इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिया में जो समाज है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं माना जाता, ना ही वो अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है। यहाँ पे समाज को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। इंडिया में जो सोसाइटी है इसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। क्या कहा जाता है कि अ मोरल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम है ये। क्या है? एक नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है जो पूरे समाज में या पूरे देश में फैली हुई है। ठीक है, मेरी बात को समझना। अब ये तो हो गया हमारे यहाँ पे समाज शब्द, तो भैया हमारे यहाँ पे समाज शब्द ये कहता है। ठीक है, तो समाज हमारे यहाँ पे एक नैतिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें सारे पुट निहित हैं। सारे पुट पुट निहित हैं। हम यहाँ पे धर्म भी मानते हैं, हम यहाँ पे कर्म भी मानते हैं, हम यहाँ पे पुरुषार्थ भी मानते हैं, हम यहाँ पे परिवार व्यवस्था भी मानते हैं, हम यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी रखते हैं, हम यहाँ पे संस्कार भी रखते हैं, हम यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम भी रखते हैं, हम यहाँ पे दुनिया भर की चीजें रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें अगर हम रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, एक नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें हम देखें कि भैया हमारे यहाँ पे व्यक्ति भी शामिल होता है, जिसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखो, जिसमें जिसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कुटुंब, ठीक है, कुटुंब और ब्रह्मांड, सब कुछ ले लो, के बीच सामंजस्य की बात की जाती है। बोले सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछा, हाँ मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक व्यक्ति से पूछा, बोले समाज क्या होता है? ठीक है, समाज क्या होता है? तो उसने मेरे से क्या बोला कि व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। मैंने कहा ओ चाचा, पागल मुझे मत बनाओ। व्यक्तियों का समूह जो है समाज कहलाता है, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। अब तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ब्रॉड करो यार। तो फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है, और ये सर्वमान्य परिभाषा हो गई और सही भी है। तो हमने भी यही मान ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसके बाद जो है भारत में समाज पूछा कि भैया भारत में समाज क्या है। तो भारतीय लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे केवल व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है, केवल जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो सामाजिक संबंध हैं उनका जाल समाज नहीं है। हमारे यहाँ पे नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यवस्था है समाज। समाज क्या है हमारे यहाँ पे? नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यवस्था है। कैसे? अब एग्जाम्पल से समझो। चलो, मान लेते हैं आपने लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं आप लोग, या लड़कियां स्पेशली या लड़के स्पेशली लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 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 आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फॉर मतलब कोई भी रीजन से ना हुआ हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या आप अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं? करते हैं फील? बिल्कुल करते हैं। मैं भी करता था, जब मैं मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक मैं भी करता था। तो ये जो प्रेशर आप फील कर रहे हो, क्या कोई आपसे आकर कह रहा है ये बात कि आप प्रेशर फील करो? कोई नहीं कह रहा, है ना, कोई नहीं कह रहा। पर आप ये प्रेशर फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके
समाज में एक नैतिक दबाव पाया जाता है, एक नैतिक व्यवस्था पाई जाती है। ह्यूमन नेचर नहीं है, नैतिकता के कारण, नैतिकता के कारण समाज का नैतिक दबाव आपके ऊपर है। तो समाज ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है हमारे यहाँ पे। ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। ऐसे ही अगर समाज आपको देख रहा है, समाज देख रहा है, तो चार आदमी के बीच में आप गलत काम करोगे क्या? अगर आप अनैतिक नहीं हो तो नहीं करोगे। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे व्यवस्था है। और विदेशों में क्या चलता है? विदेशों में भाई पति पत्नी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, अकेले रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बिना शादी के साथ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था है? नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि हमारी नौकरी नहीं लगी, या हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक त्योहार नहीं मनाए, या हमारे यहाँ पे आध्यात्मिकता से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपको विहीन भावना से देखने लगे। पूजा पाठ, पूजा पाठ में अगर कोई आप में से नास्तिक है, या कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, तो आपके खुद के मन में जाता है वो भगवान को नहीं मानता, ये भगवान को नहीं मानता, कैसा आदमी है ना? तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे एक सामाजिक व्यवस्था है, और ये ही कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का हमारे यहाँ पे। तो समाज शास्त्र में समाज की बात करें तो समाज की अवधारणा अलग अलग देशों में अलग अलग बनती गई। शुरुआती तौर पर समाज को एक व्यक्तियों का समूह माना जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि अरे, ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये सामाजिक संबंधों का जाल फ्रांस और ब्रिटेन में होगा भैया, क्योंकि वहां पे संबंध अलग अलग तरीके के बनते थे, और आवश्यकता के अनुसार संबंध बनते जाते थे। ठीक है ना? लेकिन भारत में जो भारतीय समाज जन्मा या समाज जन्मा, वो समाज बिल्कुल भिन्न था पश्चिमी देशों से। हमारे यहाँ पे ये समाज कोई ना तो लोगों का समूह है, ना कोई एक वो व्यवस्था, वो है क्या बोलते हैं उससे, सामाजिक संबंधों का जाल है। ये हमारे यहाँ पे एक नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ब्रह्मांड, सबके बीच में सामंजस्य होता है। तो मतलब तो मतलब क्या है भैया, हमारे यहाँ पे भारतीय समाज में जो मुख्य घटक निकल के आते हैं, वो कौन निकल कर आते हैं इस संकल्पना के? तो देखो, पहला शब्द समझ में आ गया को, समाज। समाज शब्द समझ में आ गया। पश्चिमी देशों में शुरुआत में क्या था, व्यक्तियों के समूह को समाज माना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने बताया सामाजिक संबंधिक जाल को समाज कहा गया। फिर उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे बताया भारत में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को समाज कहा गया, मतलब समाज माना जाता है। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन मत लिख के जाना कि भैया भारत के अनुसार ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन वही है समाज की, डेफिनेशन वही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं चलता, वो विदेशों में चलता है। हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था बन गई है समाज। समझ में आया? एग्जाम्पल भी समझ में आया कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? बस। ठीक है, वो मैं बताऊंगा सामंजस्य सही सही वाला। अभी इतना समझो, समाज समझ में आ गया, समाज शब्द समझ में आ गया। चलिए, अब एक शब्द है, एक शब्द है समन्वय। क्या शब्द है? सॉरी, समन्वय बोल रहा हूं। एक शब्द है कॉन्सेप्ट, संकल्पना। कौन सा शब्द है? संकल्पना। मैं दो शब्द बताने वाला था। पहला शब्द मैंने बता दिया समाज, और एक होता है संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब उसका मूल उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एग्जाम्पल है ये। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने कोई स्कूल खोला है, तो उसका बेसिक उद्देश्य क्या होगा? बोले सर फीस लेना, मोटी कमाई करेंगे, पैसा ही पैसा होगा, अमीर बन जाएंगे, अडानी अंबानी को पीछे छोड़ जाएंगे। नहीं, शिक्षा। इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा देना मूल उद्देश्य होगा। अगर मैंने कोई अगर मैंने कोई व्यवसाय खोला है, कोई बिजनेस खोला है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना, पैसे कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना।
ये मेन उद्देश्य होगा। तो ऐसे ही अगर मैं हमारे यहाँ पे इंडिया में सोसाइटी की स्टडी कर रहा हूं, समाज का अध्ययन करना हूं, तो क्या उद्देश्य होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या मतलब होगा मेरा उसको अध्ययन करने का? मतलब होगा कि हम समाज की सारी विशेषताएं जान पाए जो भारत में है। विदेशों में समाज का कॉन्सेप्ट चलता है कि एक सामाजिक संबंधों का जाल है समाज, लेकिन हमारे यहाँ पे समाज सामाजिक संबंधों का जाल नहीं है। ये कैसे पता चला? समाज की स्टडी करके। और ये समाज की स्टडी हम कब कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट को बना के। ठीक है। तो किसी भी चीज के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ही कहलाता है कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, राहुल ने सही बोला। टू नो द होल सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है पीछे की पूरी चीजें पता करना। भैया समाज आखिरकार होता क्या है, भारत में कैसा है, क्यों है, ये सब। तो क्या समझ में आया? समाज शास्त्र भारत में समाज की जो संकल्पना है वो कैसी है? तो भारत में समाज की संकल्पना है कि भैया समाज हमारे यहाँ पे एक नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कुटुंब, ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य की बात की जाती है। मतलब ये लोग परस्पर कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेटर मतलब साथ रहते हैं। ठीक है। व्यक्ति परिवार के साथ, परिवार कुटुंब के साथ, कुटुंब समाज के, समुदाय के साथ, समुदाय ब्रह्मांड के साथ साथ में रहते हैं। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसी बात करते हैं। क्या ये विदेशों में की जाती है? नहीं की जाती है। विदेशों में व्यक्तिवाद चलता है। तो भारत का कॉन्सेप्ट सोसाइटी का पूरे विदेशों से अलग है। आया समझ में? सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में, इंडियन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, है ना? ये जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी है इसमें कौन कौन शामिल है, मतलब सोसाइटी में कौन कौन को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं? तो देखो हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अगर आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो कि भैया भारत की संकल्पना या समाज की भारतीय संकल्पना, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि जिसमें व्यक्ति, परिवार, कुटुंब ये सब शामिल हैं। तो हमको व्यक्ति तो नहीं पढ़ना है, परिवार पढ़ना है, हमको कुटुंब करना है, हमको नातेदारी पढ़ना है, हमको वंश पढ़ना है, हमको गोत्र परंपरा पढ़ना है। तब जाके हम पहली चीज को समझ पाएंगे। पहली चीज को समझ पाएंगे, पहला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि भैया ये लोग इसमें होते हैं, है ना? भारतीय समाज में ये लोग होते हैं। और ये समूह में रहते हैं, तो समुदाय, संस्था, संघ, ये सबको हमको बाद में पढ़ना होगा। तो हम जो स्टडी करेंगे अब भारतीय संकल्पना की, ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैं आपको कल लिखवा दूंगा कि समाज की भारतीय संकल्पना आखिरकार अर्थ क्या निकालती है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यहाँ से, कुटुंब से, परिवार से, नातेदारी से, परंपरा से। तो हम नेक्स्ट डे से परिवार स्टार्ट करेंगे, फैमिली स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा व्हाट इज फैमिली, अबाउट फैमिली, फैमिली कितने प्रकार की होती हैं। आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन क्या है भैया कि समाज शास्त्र की कला अथवा, या समाज शास्त्र की विषय वस्तु अथवा विज्ञान के रूप में विवेचना कीजिए। क्या समाज शास्त्र, या फिर ऐसे बना सकते हो इसी क्वेश्चन को, क्या समाज शास्त्र कला है या विज्ञान? ऐसे करके समाजशास्त्र कला है या विज्ञान स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप कल लिख कर आएंगे और ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको फोटो भेजने की व्यवस्था है, तो जब आप फोटो भेजोगे तो यहाँ पे आपकी देखी जाएगी व्यवस्था। ठीक है।
नहीं, डिस्कस कर लेंगे तो फिर लिखोगे कैसे? सर एक रिक्वेस्ट है, अपन रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं देते हैं, अपन ने कर लेंगे सर, आप दिया कीजिए, दो चार टॉपिक हो जाया करें ताकि शालिनी टेंशन नहीं लो। ये क्या बोलते हैं, जैसे जैसे अपनी आगे बढ़ती जाएगी अपन स्पीड अप करते जाएंगे अब चीजों को, है ना। हाँ, डिस्कस सोशियोलॉजी इज एन आर्ट और साइंस। गूगल से लिख लें। हाँ, गूगल से लिख लेना, जहां से सही मिले वहां से लिख लेना। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा। 7 मार्कर में लिखना है आपको, 7 मार्कर में। क्वेश्चन दिखा दूं? एक ही तो है क्वेश्चन, ये है। मतलब अलग अलग तरीके से दे दिया, सेम क्वेश्चन है ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप, कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों में से एक। ठीक है, चलिए एंड करें। नहीं, मैं वो भेज देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से। ये पहला स्क्रीनशॉट। ये दूसरा स्क्रीनशॉट। अब हम भारतीय संकल्पना को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए परिवार, कुटुंब, नातेदारी, गोत्र, वंश, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ में भी आएंगे आपको बहुत अच्छे से। और इनकी बेसिक चीजें समझ में आएंगी, आखिरकार ये हैं क्या चीजें, है ना। जैसे विवाह क्या है, एक संस्था है, और संस्कार भी है, सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए।